पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको उत्तरकाशी पर टूटी ऐसी आफत दिखाएंगे जिसने एक झटके में कई जिंदगियां छीन ली और 50 से ज्यादा लोग कहां गए किसी को नहीं पता। पहली वीडियो कुंजी बादल फाड़ तबाही से बारिश के ब्रेक फेल तक, जिससे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जल्द से जंग जारी है। इसके बाद एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी प्रधानमंत्री मोदी के उस कटाक्ष पर जो आज उन्होंने राहुल गांधी पर किया है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पीएम ने कहा कि उनका बयान आ बैल मुझे मार जैसा है। इसका जवाब प्रियंका गांधी ने कैसे दिया, आप वो देखिएगा। आज सत्ता में ट्रंप के लिए भी जोर का झटका है। ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने वाली हल्की धमकियों के बीच अब भारत का जवाब आया है, जो मिस्टर सीज फायर को नोट कर लेना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया की व्यवस्था में अब किसी एक का दबदबा नहीं चलेगा। एक बड़ी खबर संसद से भी है, जहां बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। विपक्ष लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। प्रियंका गांधी ने भी पूछा है कि सरकार सवालों से भाग क्यों रही है। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए पीएम मोदी को सम्मानित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। उसने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके गलती कर दी। एक दुखद खबर यह कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो लंबे वक्त से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। उन्हीं के कार्यकाल में आज के दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। पीएम मोदी ने सत्यपाल मलिक के निधन पर दुख जताया है। और एक बड़ी खबर बिहार से, जहां चुनाव से पहले बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं। मोकामा शूटआउट केस में आज उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वो करीब 7 महीने से जेल में बंद है। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज उस तबाही की खबर के साथ करते हैं जिसने सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ खत्म कर दिया, जिसने लोगों को बचने का मौका तक नहीं दिया। सत्ता के न्यूज मित्रों को आज हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई पानी वाली प्रलय की कहानी बताएंगे। पहले 3 वीडियोस आपको दिखाते हैं। आज दोपहर उत्तरकाशी में क्या कुछ हुआ उससे साफ हो जाएगा। उत्तरकाशी में प्रलय के वीडियो को आप गौर से देखिएगा। देखिए, हम आपको ये 3 वीडियो दिखाने जा रहे हैं और ये तीनों वीडियो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि दरअसल हुआ क्या उत्तरकाशी में सिर्फ 34 सेकंड में। ये पहला वीडियो, इसमें आपको इस वक्त इस तस्वीर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल यहाँ पर उस वक्त जिस तरह से मलबा आया और जिस तेज़ी से आया, उसके बाद इस तरह का दृश्य था। देखिए, ये इसी विजुअल का ये एक एक्शन विजुअल है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से जो मलबा है वो नीचे की तरफ आता है। और देखिए, ये पूरे इमारतें, ये होटल हैं, घर हैं, जिन्हें और इनके ठीक सामने लोग दौड़ते हुए, गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है जो जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन किस तेजी से ये मलबा आता है और ये सब जो लोग यहाँ से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर से होता हुआ आगे बढ़ जाता है। और ये तस्वीर जो दिखाती है कि कैसे वो तमाम होटल, घर, दुकानें, बाजार जिनके ऊपर ये मलबा आया और वो पूरी इमारतें या तो अपने साथ ले गया या उनको वो पूरी तरह से उसकी चपेट में आ गई। हम आपको प्रलय के दूसरे वीडियो के जरिए भी आइए दिखाते हैं कि ऊंचाई से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में दोनों तरफ रिहायशी इलाके साफ तौर पर दिख रहे हैं। ये वीडियो दूर से बनाया गया है, यानी सामने जो गांव है वहां से वीडियो बनाया गया और इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कितनी तेजी से ये पूरा मलबा नीचे आता है। और दोनों तरफ, ये जो नदी के दोनों तरफ घर और होटल बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ होम स्टेज हैं, यहाँ होटल्स हैं, घर हैं। यहाँ पर तेजी से ये जब मलबा नीचे आता है तो घर, दुकान, मकान, होटल, होम स्टे सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ जाता है। रिहायशी इलाके आपको दिख रहे हैं, घर हैं, होटल हैं, बाजार हैं, दुकानें हैं। देखिए, बीच में आपको सुनामी की तरह पानी की एक तेज धार दिखती है ऊपर से आते हुए। इस तरह की तस्वीरें ज्यादातर आपको जापान में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी है, जहां आज दोपहर ऐसी त्रासदी आई है। आपको अगली तस्वीर को भी काफी करीब से आइए दिखाते हैं ताकि उत्तरकाशी के लोगों के दर्द को आप समझ सकें। किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा, किसी को इसकी भनक तक नहीं थी, ना बादल फटने की चेतावनी थी, फिर भी इस तरह का सैलाब आया है उत्तरकाशी में। आपको बता दें कि इस वर्ष देश में 12 साल बाद सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हुई है। पानी के इस प्रहार का परिणाम क्या हुआ है, क्या हो रहा है, आपकी आंखों के सामने है। क्या गांव, क्या शहर, क्या घर, मकान, बाजार, दुकान, सब कुछ पानी में है। ऐसा लग रहा है कि इन राज्यों में बारिश ने हमला कर दिया है। जिस तरह युद्ध में
हमले के बाद बारूद की वर्षा होती है, ठीक उसी तरह ये भी एक जंग है जिसमें लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है। इस जंग में बम नहीं, बादल फट रहे हैं। इस जंग में मिसाइल की मार नहीं, पानी की जानलेवा धार है जिसकी रेंज कई किलोमीटर तक है, कई राज्यों तक है। आपको हम इस मानचित्र के जरिए ये दिखा रहे हैं कि कैसे देश के आधे हिस्से में जिंदगी पानी से इस वक्त जंग लड़ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आज सबसे दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं यूपी के प्रयागराज और वाराणसी में संपूर्ण सैलाब काल चल रहा है। यूपी के 45 जिलों में बाढ़ से बुरा हाल है। मध्य प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भी हालात बिगड़े हुए हैं। कहानी यही है कि देश के कई राज्य इस वक्त मूसलाधार मुसीबत के टारगेट पर हैं, लेकिन आज की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर उत्तराखंड से आई है। आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कैसे देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर तरफ तबाही दिख रही है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद पूरे गांव की स्थिति क्या हो गई थी, आप देखिए। वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के वाराणसी की है, जहां सड़कें, मकान, घाट सब कुछ जलमग्न है। नदियां उफान पर है। लोगों को ये नहीं पता कि अगले कुछ घंटों में उनका क्या होगा। उत्तराखंड की आज की तस्वीरों को देखकर केदारनाथ की तबाही याद आती है। पानी के इस रूप को देखकर 12 वर्ष पहले का वो दृश्य अपने आप आंखों के सामने आ जाता है। आपको याद होगा उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में क्या हुआ था। विनाशकारी सैलाब कैसे केदार घाटी में काल बनकर टूट पड़ा था। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि वो वर्ष 2013 था, महीना जून का था, तारीख 16 और 17 जून थी। आज उस त्रासदी की चर्चा आखिर क्यों हो रही है? तो आप गौर से इस वीडियो को देखिए। यहाँ दोनों तरफ घर हैं, गांव हैं, रिहायशी इलाके हैं और बीच में पानी की एक तेज धार है। ऐसी धार जिसके सामने बड़ी से बड़ी चट्टानें भी चूर चूर हो सकती हैं। ऐसी धार जिसके सामने जो आएगा उसका बचना बहुत मुश्किल है। आज सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुछ ऐसा ही हुआ। पहाड़ से पानी और मलबा आया। 34 सेकंड के अंदर घर, होटल मलबे में दब गए। आज दोपहर 1:45 की एक घटना है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद कुछ इसी तरह का दृश्य था। आपको बता दें कि धराली गांव देहरादून से 218 किलोमीटर दूर है, गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर है। ये आर्मी कैंप हर्षिल से 4 किलोमीटर दूर है। कैसे गिरे भाई? भागो! अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। राहत और बचाव के लिए SDRF, NDRF के साथ साथ सेना भी मौके पर है। कई होटल के अंदर पानी और मलबा घुस गया है। धराली बाजार पूरी तरह तबाह हो गया है। कई दुकानें बर्बाद हो चुकी हैं। पिछले 2 दिन से उत्तरकाशी में बारिश हो रही थी। आज बादल फटने के साथ स्थिति और भी गंभीर हो गई। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। इमरजेंसी बैठक हो रही है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आपदा की पूरी जानकारी ली है। आपदा में प्रभावित लोगों के लिए पीएम मोदी ने संवेदना भी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा है कि मदद पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये जानकारी दी है कि NDRF की 4 और SDRF की 3 टीमें उत्तरकाशी भेजी गई हैं। ये भी कहा है कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल और बागेश्वर में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग अलर्ट पर है। मुझे लग रहा टावर तो खैर इधर है, वो है उधर से गए टूट गया होटल। अभी हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं।
साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। प्रॉपर्टीज का काफी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअलिटीज के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। टेम्परेरी शेल्टर्स कहाँ लोगों को रखना है, डैमेज है तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर सुरक्षित रखना भी होगा। इन सारी चीजों के प्रबंध किए जा रहे हैं। पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब। ऐसी की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। सारी एजेंसी जिस मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पे पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। सिर्फ पहाड़ी राज्यों में ही नहीं बल्कि यूपी और एमपी के मैदानी इलाकों में भी पानी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में हालात बिगड़ चुके हैं। निचले इलाकों में सब कुछ जलमग्न है। ये वाराणसी की तस्वीर है जहां हर तरफ पानी ही पानी है। वाराणसी में 53 गांव और 24 वार्ड बाढ़ की चपेट में है। करीब 2100 परिवारों के 12,000 लोगों को बाढ़ राहत शिविर केंद्रों में भेजा गया है। 80 घाट के आसपास की दुकानें आधी से ज्यादा डूब गई हैं। 80 घाट के अलावा दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, मणिकर्णिका घाट पूरी तरह जलमग्न है। शहर के कई रिहायशी इलाकों में भी पानी पहुंच चुका है। आपको बता दें कि वाराणसी में पिछले 24 घंटे में 10 गांव जलमग्न हो चुके हैं। स्थिति कुछ ऐसी है कि जहां पर्यटकों और श्रद्धालुओं का सैलाब रहता था, वहां अब सिर्फ बाढ़ और बारिश वाला सैलाब है। इस वक्त हम वाराणसी में खड़े हैं और देखिए वाराणसी के अंदर के इलाकों में, खासकर बीएचयू से जो रामनगर की तरफ सड़क जा रही है, उन सड़कों पर किस तरह का जल प्रलय देखने को मिल रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कॉलोनीज हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, घर हो, हर जगह पानी घुस गया है और इस तरह से सड़कें पानी से पूरी तरह से लबालब है। दुकानों की चौखट तक आप देखेंगे पानी पहुंच चुका है, ट्रांसफार्मर डूब चुका है और यहां तक कि कई घरों के गेट के सामने आप देखेंगे कि पूरा अंदर तक पानी पहुंच गया है और लगातार पानी आ रहा है। लेवल तो बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं कि सब मकानें बंद हो गई, दुकानें सब बंद हो गई, लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। इतना कठिनाई है सब। अच्छा, बिजली पानी की क्या स्थिति है यहाँ पे? बिजली तो है ही नहीं है। पानी का 2-3 दिन से बिजली नहीं है यहाँ पर। क्या यहाँ के रहने वाले लोग, दुकान में पानी घुस जा रहा है जिसकी वजह से लोग का जीवन अस्त व्यस्त है। तो ये पहली बार है इस इलाके में पानी आया है? इससे पहले हर साल आता है? इससे पहले भी आ चुका है, 2013-2016 में पानी आ चुका है। मतलब लगभग 1 दशक बाद पानी आया। हाँ, 1 दशक बाद आया था। इससे पहले इस बीच में नहीं आया था? इससे पहले 2 या 3 साल पहले आया था तो इससे थोड़ा सा कम हो गया था, फिर चल गया। तो इस बार तो ज्यादा लग रहा है। कब पानी आया आपके घर में ये बताइए। चलिए। 2 दिन से पानी मेरे घर में है। और 2 दिन से? हाँ। तो कैसे रहना हो रहा है, कैसे खाना पीना हो रहा है? न कोई अनुदान मिल रहा है, न कोई सहायता मिल रहा है। हाँ। न सरकार इस पर ध्यान दे रही है। हम लोगों का कई लाख का संपत्ति डूब चुका है, ये देख लीजिए। अंदर की क्या स्थिति है? अंदर सारे कमरे में पानी घुस गया है। पानी घुस बिजली वगैरह है कि नहीं है? हाँ? बिजली है? बिजली नहीं है। 3 दिन से न पानी मिल रहा है न बिजली। ओहो, बड़ी दिक्कत हो गई। ये तमाम कमरे हैं इस घर के, इस तरह से पानी घुस गया। इस कमरे में पानी है, उस कमरे में पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है। चारों तरफ आप देखेंगे जल प्रलय आया हुआ है। कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को यहाँ पर? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। कब आया पानी? हर साल आता है या इस साल आया? नहीं, हर साल नहीं आता है। 5-6 साल पे आया है। 5-6 साल पर आया है। 6 सालों से पानी नहीं आया था? नहीं, रोड पे आता था लेकिन इस बार ज्यादा बढ़ गया है तो इसलिए पूरा घर के अंदर पानी आ गया है। अगली तस्वीर आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं जहां पिछले कई दिनों से बाढ़ और बारिश जैसे हालात हैं। घर डूबे हुए हैं, कई जिलों में स्कूलों में पानी घुस गया है। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता उन इलाकों में पहुंचे जहां लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, जहां पानी की वजह से सैकड़ों लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, जहां पानी ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। कई इलाकों में तो घर की पहली मंजिल तक पानी है। आप देखिए TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त प्रयागराज के सलोरी इलाके में हैं। ये वही इलाका है जहां महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े कथावाचकों और धर्मगुरुओं की इसी इलाके में
बड़ी बड़ी धर्म संसद लगा करती थी, उनके शिविर लगा करते थे और सैकड़ों हजारों की तादाद में इस इलाके में उनके श्रद्धालु आते थे। लेकिन 3 महीने बाद स्थिति क्या है? अगस्त का पहला हफ्ता है और इस वक्त मां गंगा में यानी गंगा नदी में जल प्रलय देखने को मिल रहा है और इस पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। घुटने से ऊपर ज्यादा पानी है। बच्चों को लेकर नाव से किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को कहीं जाना है, कहीं कोई समस्या हो रही है। इस तरह से लोग उनके चौखट तक पानी भरा हुआ है। हर बात की तरह बाढ़ आती है, झेलना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। बिजली, पानी, खाना पीना, कोई सरकार की तरफ आपके पास मदद आ रही है? नहीं, कोई मदद नहीं है। मदद कुछ नहीं मिला, पानी भरा हुआ है सगर और कुछ मिल नहीं रहा, ना लाइट है, ना बम्बा है, ना कुछ है। और झूठ बोल रहे हैं कि मैं बांट रहा हूँ, कुछ नहीं है, एक माचिस नहीं मिल रही है। कितने दिनों से आपका घर पानी में डूबा हुआ है? कैसे? 4 दिन हुआ है। ARF की टीम मात्र 100 है और वो नागवासी से लेकर के रसूलाबाद बीच नदी से टाटा करते हुए चले जा रहे हैं, पास में कोई नहीं आ रहा। कोई सरकारी मदद, NDRF आई हो, SDRF आई हो, खाना, पानी, दवाई, हालचाल लेने के लिए कोई कुछ भी नहीं। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक गंगा नदी रौद्र रूप में है। सरकार की तैयारी, प्रशासन के इंतजाम इस आपदा में नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोग सरकार की व्यवस्था से असंतुष्ट हैं, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री हैं जो इस आपदा को भी हल्के में ले रहे हैं। कैसे बयान दे रहे हैं आप सुनिए और सोचिए, क्या एक मंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं, गंगा जी और विरोधी लोग उल्टा पर आते हैं। आइए सब आके हैं, जो देखो गंगा जी आ जाती है। आपने देखा उत्तराखंड से यूपी तक लोग किस तरह परेशान हैं। ये भी देखा कि सैलाब ने कैसे लोगों की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। इस परेशानी पर देश के नेता कितने गंभीर हैं, आपको और बयानों से समझना चाहिए। प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूं, लेकिन आज हालत क्या है? बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बाढ़ में जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतज़ाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है। श्री अखिलेश यादव जी, या तो उनके आँख और दिमाग दोनों के इलाज कराने की आवश्यकता है, तब उनको अंदाज़ा लगेगा कि वास्तव में उन्होंने विकास के नाम पर बर्बादी किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नाम पर विकास किया। पूरे प्रदेश के अंदर बाढ़ आई हुई है और कहीं पर भी सरकार आगे बढ़कर कोई काम नहीं कर पा रही है। केवल और केवल फोटोबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है और जो बाढ़ राहत शिविर जो खुलने चाहिए थे अभी तक नहीं खुले हैं और केवल मार्केटिंग करके दिखावा किया जा रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी है प्रदेश के अंदर, प्राकृतिक आपदा है, उसका हम सामना कर रहे हैं और जनता संतुष्ट है हमारी। चारों तरफ नावें, स्टीमर, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सत्ता की अगली खबर भारत के उस तीखे जवाब से जुड़ी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसी तीर की तरह चुभा होगा। भारत का ये जवाब भी ट्रंप पर किसी पहाड़ की तरह ही टूटा है, जिससे तिलमिलाए हुए ट्रंप ने भारत को एक नई धमकी दी है। खुद को दुनिया का टैरिफ किंग समझने वाले ट्रंप ने फिर धमकी वाला दांव चला है। कह रहे हैं कि 24 घंटे में भारत पर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। ये भी कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को फंड करने जैसा है। ऐसा लग रहा था ना खाता ना बही, जो ट्रंप कह दें वही सही। लेकिन भारत ने पूरे हिसाब किताब के साथ ट्रंप को ऐसा जवाब दिया जिसने ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने ला दिया। रूस से व्यापार को बहाना बनाकर जो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, वो खुद रूस के साथ अरबों का व्यापार कर रहे हैं। भारत ने जो आंकड़े दिए उससे साबित हो रहा है कि ट्रंप की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। रूस को लेकर ट्रंप जो तेवर पिछले 15 दिन से दिखा रहे हैं, उसमें सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा है, क्योंकि ट्रंप ने डबल स्टैंडर्ड का चश्मा पहना हुआ है। रूस से तेल की खरीद को लेकर ट्रंप भारत को बेवजह का ज्ञान दे रहे हैं, वहीं अमेरिका खुद रूस से युद्ध काल में भी कारोबार कर रहा है।
भारत ने सच का यही आईना ट्रंप को दिखा दिया है। दुनिया को भी अमेरिका का दोहरा चरित्र अब साफ साफ दिखने लगा है। ट्रंप के अनुचित और तर्कहीन बयान कई दिन से आ रहे थे। भारत एक जिम्मेदार देश के नाते संयम दिखा रहा था। शायद ट्रंप ने सोचा कि रूस से व्यापार का बहाना बनाकर वो भारत से अपने मन मुताबिक ट्रेड डील कर लेंगे, लेकिन ट्रंप का ये दांव उल्टा पड़ गया। भारत ने ट्रंप को आंकड़ों का जो आईना दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में ट्रंप के एक एक आरोप का जवाब दिया है। कहा, जो अमेरिका आज रूस से तेल खरीद पर भारत की आलोचना कर रहा है, उसी अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को प्रोत्साहित किया ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बैलेंस बना रहे। भारत की आलोचना करने वाले खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। 2024 में यूरोपीय यूनियन के साथ रूस का व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था, जो रूस के साथ भारत के व्यापार से काफी ज्यादा है। अमेरिका खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम रूस से खरीद रहा है। ऐसे में सिर्फ भारत को निशाना बनाना गलत है। हम आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूर कदम उठाएंगे। ट्रंप ने शायद ही भारत से ऐसे जवाब की उम्मीद की हो, इसीलिए कुछ देर पहले उन्होंने एक नई टैरिफ धमकी रिलीज की। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि समस्या भारत में नहीं, अमेरिका में है। वहां जैसे ही सरकार बदली, देश की विदेश नीति भी बदल गई। ट्रंप ने सब कुछ अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। ऐसे में आपको पूर्व अमेरिकी राजदूत का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जब वो रूस से तेल खरीदने के लिए भारत का धन्यवाद कर रहे थे, ताकि दुनिया में तेल की कीमतों को बेतहाशा बढ़ने से रोका जा सके। ट्रंप की नीयत में टैरिफ वाला खोट है। भारत ने आंकड़ों की चोट कर यह साबित कर दिया। आंकड़े खुद ही अमेरिका की दोहरी नीति की गवाही दे रहे हैं। अमेरिका ने 2024 में रूस से करीब 42,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया। पिछले साल अमेरिका ने रूस से 25,000 करोड़ रुपए का सामान आयात किया। इस साल के शुरुआती 4 महीने में तो रूस से अमेरिकी आयात बढ़ गया। 5 महीने में ही अमेरिका ने 17,000 करोड़ रुपए का सामान रूस से मंगाया। इस वर्ष के अंत तक अमेरिका का रूस से आयात 35,000 करोड़ तक हो सकता है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 40% ज्यादा होगा। एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और दूसरी तरफ रूस से कारोबार। लेकिन ट्रंप को शायद अपना डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखता है। भारत ने अमेरिका को ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों को भी जो सच है वो दुनिया के सामने पेश किया है। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रूस से 3,20,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो ईंधन ही खरीदा गया। जानकारों का दावा यह है कि अगर यूरोप रूस से गैस ना खरीदे तो सर्दियों में शायद पूरा यूरोप जम जाए। जब अमेरिका और यूरोप का रूस से व्यापार जायज है तो भारत पर कुछ सवाल हैं। ऐसे सवाल अब ट्रंप से अमेरिका में भी पूछे जा रहे हैं। यहाँ हमारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर ट्रंप अचानक भारत रूस संबंधों को लेकर इतना क्यों चिढ़ने लगे। इसके पीछे की वजह ट्रंप की नाकामी वाली कहानी में छिपी हुई थी। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा किया था, वो आज तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वो पुतिन पर दबाव बनाने के लिए भारत का सहारा लेना चाहते हैं। ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से भी ट्रंप परेशान है। कारोबारी मानसिकता वाले ट्रंप भारत से बड़ी डिफेंस डील का सपना भी देख रहे हैं। वो भारत को अमेरिकी F-35 जेट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वर्षों से रूस ही भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है। ऐसे में ट्रंप भारत से रूस को दूर करना चाहते हैं। इसके लिए वो टैरिफ को हथियार बना रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति यही है कि पहले डराओ फिर डील करो। इसके कई उदाहरण हैं। ट्रंप ने पहले चीन पर 140% टैरिफ लगाया, फिर भारी भरकम छूट देकर चीन से डील कर ली। ऐसे ही ट्रंप ने वियतनाम पर 46% टैरिफ की घोषणा की थी। वियतनाम ने जल्दी ही अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर लिया। टैरिफ को घटाकर 20% कर दिया गया। इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ की घोषणा की थी। बाद में इंडोनेशिया ने 50 बोइंग जेट खरीदने, अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र में $15 बिलियन के निवेश के वादे के साथ टैरिफ को 19% तक कम करवाया। जापान पर 46% टैरिफ की बात थी, बाद में 15% टैरिफ पर डील डन कर दी गई। भारत के खिलाफ भी वो यही नीति अपना रहे हैं। भारत इन धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां सब बराबर हो, ना कि कुछ ही देशों का दबदबा हो। Friends,
We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural prowess, especially through cultural prowess. सत्ता में अब आज के राजनीतिक समाचार, जिसके केंद्र में नेता विपक्ष राहुल गांधी की एक पुरानी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की नई टिप्पणी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको ये नहीं कहना चाहिए। आज ये मुद्दा बड़ा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी कोई फटकार नहीं हो सकती है। दरअसल आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए पीएम मोदी का सम्मान हुआ। इस सम्मान समारोह में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कई बार कटाक्ष किए। उन्होंने कहा वो कुछ भी बोलते रहते हैं। ये बात बोलकर उन्होंने बचपना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। देश ने उनका बचपना देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल दी गई फटकार से बड़ी कोई फटकार नहीं हो सकती। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया तो हम और आप क्या कह सकते हैं। पीएम मोदी इतने पर नहीं रुके। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया और ये कहा कि विपक्ष को हर दिन ऐसी बहस करनी चाहिए। ये हमारा क्षेत्र है, भगवान यहाँ मेरे साथ है। ऐसी चर्चाओं की मांग करके विपक्ष ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के सम्मान समारोह में पीएम मोदी के इस हमले का कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने कहा कि न्यायपालिका ये निर्धारित नहीं कर सकती कि राहुल गांधी में कितनी देशभक्ति है। ये न्यायपालिका के दायरे से बाहर है। राहुल गांधी हमेशा सेना का सम्मान करते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य सरकार से सवाल पूछना है। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी। और अब खबरों की स्टीयरिंग को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं, जहां यूपी सरकार के कुछ फैसलों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फायर हैं। इतने फायर कि एक एक मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में दो मुद्दों पर काफी सक्रियता से राजनीति हो रही है। पहला मुद्दा धर्म और जाति के आधार पर अतिक्रमण हटाने वाले आदेश पर सरकार का एक्शन और विपक्ष का रिएक्शन। दूसरा मुद्दा पीडीए की पाठशाला पर सरकार की तरफ से जारी एफआईआर। इन दोनों के अलावा अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान भी है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ है। इस पर भी राजनीति हो रही है। दरअसल पहला मामला एक आदेश से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज निदेशालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वो राज्य भर में यादव और मुसलमानों के अवैध कब्जे वाली जमीनों को मुक्त कराने का अभियान शुरू करें। इसमें लिखा गया था कि ग्राम सभा की भूमि, तालाबों, खाद के गड्ढों, खलिहानों, खेल के मैदानों, शमशान घाट और ग्राम पंचायत भवनों को एक विशेष जाति यादव और एक विशेष धर्म मुस्लिम द्वारा अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करें। इस आदेश पर एक्शन शुरू होता उससे पहले राजनीति शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जो भी गैर कानूनी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि अवैध तो अवैध होता है। फिर क्यों किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? न्यायपालिका तुरंत संज्ञान ले। इतना अखिलेश यादव के अलावा नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा, यादव और मुस्लिम समुदाय का नाम लिखकर टारगेट करते हुए जमीन कब्जा हटाने का ये आदेश न सिर्फ गैर संवैधानिक है, बल्कि घोर जातिवादी और सांप्रदायिकता से भरा हुआ है। एक तरफ राजनीतिक बयान आ रहे थे, दूसरी तरफ यूपी सरकार पंचायती राज निदेशालय के अधिकारी पर एक्शन लेने लगी। सरकार ने न सिर्फ जाति धर्म के आधार वाले इस आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि विभाग के निदेशक को भी निलंबित कर दिया।
इसके अलावा सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन पूरी निष्पक्षता, तथ्यों और कानून के अनुसार लिया जाना चाहिए। ये किसी भी जाति और धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। हालांकि अखिलेश यादव इससे संतुष्ट नहीं है, वो सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज सरकार को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। समाजवादी पार्टी के चीफ ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकार के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। अब आप इसी पार्क में इंटर करिए, ये पार्क समाजवादियों ने बनाया। सबसे पहले होर्डिंग किसकी नजर आती है? मैं आज आपसे कह रहा हूं, जिन जिन के नाम लिखे हैं, राजनाथ सिंह जी के अलावा सबके नाम हटा दिए जाएंगे।